जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चौथी अस्सलाम किस्म में दाखिल हो गए जी। और इसमें बातें होंगी सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में। आपका तजर्बा कैसा रहा? इत्तेफाक से आपको पता है कि मीर मोहम्मद साहब भी आए थे, उनसे ही मैंने सवाल ये किया था कि क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में ऐसे लोग काफी आ जाते हैं ऊपर जिनकी लॉयल्टीज बैंक से ज्यादा जो होती है वो मियाँ साहब और चौधरी साहब के साथ होती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा है। देखिए, अच्छा। किसी ज़माने में था जब बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो थी वो पब्लिक सेक्टर में थी, अब ऐसा नहीं है। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि अक्सर कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर के लोग आते हैं, अपने साथ डिपॉजिट लेते हैं, अपने साथ अकाउंट लेके आते हैं, 3-4 साल में बेड डेट छोड़ के किसी और जगह निकल जाते हैं। और खैर ऐसा तो हम मतलब वो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी कि लोग जो हैं होता है कि आपने एक डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट 3-4 साल बाद आता है। मगर मेरे ख्याल से ये उन लोगों के साथ जाती होगी कहना कि वो जानबूझ के उन्होंने ये हरकत की, मतलब जी, उन्होंने जी। अपनी अपने हिसाब से नेक नियति से एक फैसला किया होता है जो खराब हो जाता है। और कोई भी आप फैसला करें वो जरूरी नहीं कि दुरुस्त हो, वो खराब भी होगा। हुँ। तो ऐसा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई किसी को मियाँ साहब से कोई लॉयल्टी है या चौधरी साहब से कोई लॉयल्टी है। और बैंकिंग है भी है प्राइवेट सेक्टर में, हुँ। तो अब कोई यानी कि कोई फेवर देना ये देना बहुत मुश्किल हाँ, काम क्योंकि है। एक बहुत दौर था कि दीवान सलमान, मोहिब टेक्सटाइल ये ऐसे 2-4 ग्रुप थे ये कि हर बैंकर उनके पीछे भागता था जी जी। और सब ज़्यादा बैड डेट के इधर भी है मतलब वो वो। बदकिस्मती से वो बैड डेट हो गए, मगर ये नहीं है कि वो उन बैंकर्स की कोई नीयत खराब थी या हुँ। उन बैंकर्स ने कोई फेवर लिया। मतलब मैं कहूँगा 9.9 आउट ऑफ 10 बैंकर्स ने कोई फेवर नहीं लिया होगा, बल्कि बिल्कुल। अपने करियर की कीमत पे की होगी उस पर। जी। तो चलो ज़रा बैंक इस्लामी के थोड़े से तजुर्बात को शेयर कीजिए कि आपने कैसे इसको उठाया, कैसे प्रॉफिटेबल बैंक किया? इस्लामी में मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत था, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मेरे साथ काम करने वाले। और उनमें हर स्टेज पे उन्होंने मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि वो ख़राब हालात में मौजूद रहे। अम, अगर मैं फर्दन नाम लूँ तो शायद इतने हैं कि मैं नाम ना ले पाऊँ। फिर तो भी चंद एक। मतलब एक सबसे बड़ी चीज़ तो कि जो हमारे शरिया बोर्ड के चेयरमैन थे बाद में हुए मुफ्ती इरशाद साहब, तो मुफ्ती जी, इरशाद जी। साहब जो है वो शरिया एडवाइज़र विद अ डिफरेंस थे हुँ। कि, और वो बैंक इस्लामी पहला था जिसने एक रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र रखा था। उससे पहले रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र नहीं होता था, तो मुफ्ती इरशाद साहब थे। और उनके साथ साथ आपके ख्याल में मीज़ान बैंक में नहीं थे वो? नहीं, उस ज़माने में रेजिडेंट शरिया एडवाइज़र कहीं नहीं था, बैंक इस्लामी पहला था। तो मुफ्ती साहब बने। और हमारा जो शरिया बोर्ड था उसमें तकवी उस्मानी साहब तो थे, मगर डॉक्टर फजलुर रहमान साहब मरहूम भी थे जिन्होंने बहुत काम किया हुआ था इस पे, हुँ। तो वो मौजूद थे। उसके बाद फिर मेरे जो प्रोफेशनल साथी थे उनमें मीज़ान सही, गौहर थे, असद थे जो कि आईटी का हेड था, शीबा थी जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की हेड थी, अकील सिद्दीकी साहब थे वो भी मीज़ान से आए थे, जी, जी, जी। अयाज वासे थे जो कि ट्रेजरी में थे। उसके बाद मुश्तबा था, वो बाद में आया हाँ। कॉर्पोरेट में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जी, में। जी, जी। साद था, साद मदनी, वो बाद में आया कॉर्पोरेट बैंकिंग में। फिर उसके बाद शुएब था, वो ट्रेजरी में आया अयाज के बाद। और फिर जाहिद जमाल साहब थे, वो बाद में आए। साजिद था, वो सीएफओ बना। फिर आमिर शमीम था, वो ट्रेजरी में बाद में ये आप आया। मुख्तलिफ जगहों से आपने लोग ये देखे थे? मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों से लोग कोई आए। एक छाप नहीं थी नहीं, डिफरेंट? सोहेल सिकंदर था, वो कहीं और थे, सब मुख्तलिफ जगह से। जी। शुरू में जरा लोग ज्यादा थे, फैसल था हुँ। मीजान से आया था, तो शुरू में लोग ज्यादा थे जो मीजान से आए थे, मगर बाद में आहिस्ता 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 फिर एक करके। चीज़ वो भी है ना कि मीज़ान बहरहाल एक आप समझेंगे कि उसकी यूनिवर्सिटी एक सी है हाँ, कि वो लोग वहाँ से सीख के निकलते थे और जो भी पहला इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है, कोई भी हो। तो हुँ। मीजान था, तो इसमें बाद में नहीं रहा। तो ये चीज थी। तो ये सारे मेरे जो साथी थे ये बड़े अच्छे, बहुत उम्दा लोग थे। और मुझ में जितनी भी खामियां थी ये उसको कवर करते थे बहुत अच्छी तरह से। अच्छा। तो जाहिर है कि कोई बैंक सामी जो भी ग्रो किया उसमें इनकी इनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ये सब कुछ हो भी नहीं सही सकता मायनों में था। आपका एक टर्न अराउंड कहाँ से है? ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी? हमारा जो बड़ा टर्न अराउंड था ना वो 2008 था, जिसमें हमने बहुत बड़ी एक्सपेंशन की, हुँ। 100 ब्रांचेस की। हुँ। और उसमें हमारे उस जमाने में रिटेल का हेड इमरान था, तो हुँ। इमरान ने और एक साइड पे मुश्तबा ने दूसरी साइड पे देखा। हुँ। और हमने उसमें 36 ब्रांचों से 100 ब्रांचों में बड़ा पहुंचा। ही ब्रेव किस्म का बोल्ड और डिसीजन जबकि है। वो मार्केट यूं थी, जा। तो वो अब जाहिर है कि वो हमने बुरे हालात में एक्सपेंशन की थी, तो उसके अगले साल हमें बहुत बड़ा हमने लॉस भी पोस्ट हुँ। किया, मगर उसके अगले साल हम प्रॉफिट में थे। तो हुँ। उससे क्या हुआ कि वो बैंक इस्लामी की प्रोफाइल पूरी चेंज हो गई और हुँ। वो एक बड़ा बैंक बन के खड़ा हो गया। उससे पहले वो जरा था। दूसरा है कि हमने जो टेक्नोलॉजी में हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी मेच्योर होना शुरू हो गई।
तो हम बैंक इस्लामी ने कई नई नई चीजें की इंडस्ट्री में, और जो कि बाद में कई लोगों ने करने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। जिसमें एक हमारी बड़ी जो इनिशिएटिव था कि हमने बायोमेट्रिक में इन्वेस्ट किया था, तो वो बैंक इस्लामी का आज भी यूएसपी है कि जो उनके एटीएम है वो बायोमेट्रिक पे चलते हैं। फिर हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे हम गए। वो मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में आज भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ओपन सोर्स पे, तो एक सक्सेस केस था पूरा। हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे गए। बैंक इस्लामी पहला बैंक था जिसने वॉइस डेटा केबल को एक किया, और इससे पहले वो नहीं था। और तो यानी कि टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा किया मैंने, बल्कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, $30,000 साल के। मैं फॉरेस्टर से रिसर्च खरीदा करता था, तो और हम पढ़ते भी थे। तो असद मेरा जो आईटी हेड है, वो हमने ये काम किया, तो उससे हमें नई नई चीजें करने को मिली, सीखने को मिली। हमने जो अपना नेटवर्क की एक्सपेंशन की वो बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल थी। बैंक वही है कराची में खोलते रहते थे ये वो। हमने कोशिश की कि कराची में भी ना वो जो टिपिकल माइंडसेट है उसको ना फॉलो करें। इनफैक्ट जब हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्रांच खोलने का सोच रहे थे, तो मुझे लोगों ने कहा कि जो 5 स्टार चौरंगी है उससे पहले ही ब्रांच खुलती है। मैंने कहा उसके बाद क्यों नहीं खुलती, क्या लगा उसके बाद कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा यही तो रीजन है कि उधर खोलो जाके। तो हमने ब्लॉक एल में ब्रांच खोली, और वो बैंक इस्लामी के नेटवर्क की सबसे बड़ी ब्रांच हो गई, जो कि ब्लॉक एल की नॉर्थ नाज़िमाबाद की ब्रांच है। उसके जो मालिक मकान है, प्रॉपर्टी के ओनर है, उनसे आज भी मेरे बहुत उम्दा ताल्लुकात हैं, फारूक भाई और उनका बेटा रेहान। इसी तरह से हमने कराची में नई बफर जोन में गए, ये किया, और गुलशन मेमार में भी उस जमाने में ब्रांच खोली। इसका मैं आपको थोड़ा सा आपको यही पे कहूंगा कि गुलशन मेमार से मिलेगी। आपने वो बोल्ड डिसीजन उस वक्त लिया था जब हम लोगों ने, मैंने बताता खुद मैंने भी बहुत सारे बैंकों में पर्सनल लॉबिंग की थी ये। और मैं आपको इसकी ना दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। मैंने आपको शायद बताया कि हाफिज सादिक हुसैन साहब मेरे वालिद के साथी थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। तो मरूम मजहर सेनेटर मजहर साहब ने मुझे गालिबन 1999 में बुलाया। मैं उस वक्त गल्फ बैंक में था जी, कि लॉबी करने के लिए कि मेमार में खोलो जी। तो वो हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा तुम जाके देख लो। तो मैं गया, मैं आया, और उन्होंने मुझे मेमार दिखाया, और वो मैंने पहली बार देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया। उस जमाने में मेमार के लोग जो हैं वो यूसुफ प्लाजा में ब्रांच थी, वहां पे जाया करते थे। उस जमाने में बहरहाल माहौल नहीं था। हमारे अपने बैंक में ये डिबेट हो रहा था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्रांच खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। तो खैर नहीं खुली। तो 2004 में बैंक इस्लामी, यानी कि बैंक इस्लामी, 2006 में बैंक इस्लामी शुरू हो गया। तो जो 2007 में हम एक्सपेंशन कर रहे थे, तो यानी कि 8 साल बाद मैं दोबारा मेमार आया जी। तो मैंने देखा, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पे फिर कोई ब्रांच नहीं थी। तो मैंने अपनी ब्रांच के एक्सपेंशन प्लान में वो डाला, और मैंने एक ब्रोकर हायर किया, और जो बेहतरीन प्रॉपर्टी थी गुलशन मेमार की वो खरीदी अपनी कीमत। और अगर मुझे दुरुस्त याद है तो गालिबन 22 मिलियन की थी। और उसके बाद हमने बड़ी 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फुट पे एक ब्रांच खोली, जो कि पहली ही ब्रांच थी किसी भी बैंक की गुलशन मेमार में। जी, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि उससे पहले सिर्फ एक नेशनल बैंक का छोटा बूथ था। अच्छा, मैंने बहुत सी जगहों पर बड़ी कोशिश की थी, इंक्लूडिंग मीज़ान बैंक, और वहां से जो ब्रांच एक्सपेंशन के हिसाब आए थे उनसे मैंने मुलाकात भी करी। और जहाँ पे आप बैंक हबीब देख रहे हैं, उसके मालिकान ने 50,000 रुपये महीना पे वो जगह देने की ऑफर की थी उनको। उनका ये बहुत महंगी है, और मीज़ान बैंक की हिम्मत नहीं पड़ी थी यहाँ पे आने की है। जी, तो मैंने 22 मिलियन की जगह खरीदी, और मैंने ब्रांच खोली, और उसके 2 साल बाद 11 बैंक गुलशन मेमार में थे। जी, अब तो मैं खाली शायद ही कोई रह गया होगा। हाँ, तो वो यूबीएल भी आ गया है। तो इसी तरह से बलूचिस्तान में जो हमने नेटवर्क एक्सपेंशन किया, तो मुस्लिम बाग जहाँ पे हम रहे थे, मैंने वहां पे ब्रांच खोलने का इरादा किया। तो जो नेशनल बैंक का मैनेजर था वो हमारा जानने वाला ही था। उसने कहा हसन भाई यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, दोपहर के वक्त मैं भी बैंक बंद कर देता हूँ। तो मैंने कहा यही तो वजह है। और एमसीबी बंद होके जा चुका था। सही। तो मैं पहला था कि मैंने मुस्लिम बाग में ब्रांच खोली। फिर मैंने ना सिर्फ मुस्लिम बाग में खोली, पिशीन में खोली, उसके बाद किला सैफुल्लाह में खोली, और लोरालाई में खोली, और तो उसमें बोस्तान में खोली। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक हमारे जानने वाला था खानोजई को सुल्तान, तो उसने मुझसे, मैंने उसको बताया कि मैं ब्रांच खोलूंगा और उसमें ना एटीएम भी लगा होगा। उसने कहा हसन भाई तो मजाक कर रहे हो मुझसे। तो मैंने बहरहाल पिशीन में पहला कोई बैंक जिसने एटीएम लगाया वो बैंक इस्लामी था। तो ये वी डिड इट इन 2008। तो उस वक्त तक तो कोई किसी लोगों को पता ही नहीं था मुस्लिम बाग। क्या ये मेरा कहना सही होगा, सोचना सही होगा
कि जहाँ तक बुलुस्तान का मामला है, इस्लामी बैंकों में पहले बैंक इस्लामी आता था और दूसरे उसको देख के आते थे। जी जी 100% दुरुस्त जी। है। बैंक इस्लामी ने सबसे बड़ी एक्सपेंशन की, हम सबसे बड़ा प्राइवेट नेटवर्क बन गए, यानी कि जो नए न्यू प्राइवेट बैंक थे उनमें जी। हमारी ब्रांचेस सबसे ज्यादा डिपॉजिट देती थी। हमने बैंकर्स की पूरी जनरेशन ट्रेन कर दी जो बाकी बैंकों में गए। जी। अब मुस्लिम बाग में हर आदमी जो है वो मुंह उठा के चला जाता है बगैर सोचे समझे, बगैर के वहां पे कोई बैंक उसमें अपॉर्चुनिटी है भी नहीं। मगर मैं सबको याद दिलाऊंगा कि 2008 में बैंक इस्लामी मुस्लिम बाग गया था, जी। जी। और उस वक्त तक जो है चमन में भी, यानी कि चमन में भी हम गए, लोग डरते थे, हम गए, हमें अब बहुत कंफर्ट था कि हमारे पास बायोमेट्रिक है, हमने ब्रांच खोली, लोग ट्रेन किए, और माशाल्लाह मतलब आज भी वो तमाम ब्रांचें चल रही हैं। और सबसे अच्छी मुझे खुशी इस बात की होती है कि मुकामी लोगों की ना कई जी हाँ। नस्लें ट्रेन हो गई बैंकिंग में। जी 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 जी। मेरा अंदाजा ये था कि बाकी सूबों में तो मुमकिन है आप दूसरों की ब्रांचेस देख कर गए होंगे। नहीं, हमने बाकी सूबों में भी हमने जो काम किए वो किसी ने नहीं किए। नॉर्दर्न एरियाज में हम पहले थे जो गए। अच्छा। तो मैंने, यानी कि अब्टाबाद तक तो लोग डर वर के किसी तरह, हमने वाह कैंट में ब्रांच खोली। हाँ। वाह कैंट में बैंक इस्लामी अल-फलाह के बाद पहला बैंक था। अच्छा। तो मैंने यानी कि टेक्सला में खोली, वाह कैंट में खोली, उसके बाद हरीपुर में खोली, फिर अब्टाबाद में खोली, फिर बालाकोट में खोली, और आखिर में नारायण में खोली। अच्छा। नारायण में पहला बैंक था नेशनल बैंक। हमारा एटीएम बल्कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान में जो बैंक इस्लामी के एटीएम से चलने वाला नेटवर्क नारायण का होता था। सही। और उसके बाद फिर वो क्रॉस करके बाबू सर टॉप चिलास में खोली, और उसके बाद फिर जाके खोली गिलगित में, और फिर चित्राल में खोली। एक्चुअली मैं दरमियान में भी एक खोल रहा था, मुझे जगह नहीं। चाइना की सरहद तक पहुंच गया था। जी जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली दरमियान में भी खोल रहा था, वो आदमी मुकर गया हमसे 11th आवर पे, वरना वो बच गई। वो एक जगह घाकूच हम वहां पे भी खोल रहे थे। अच्छा। तो ये सारी जगहें थी, और ये जगहें इस वजह से भी मुमकिन हो सकी क्योंकि मुझे बाय रोड ट्रैवल करने का बहुत शौक है। हाँ, ये वेस्ट आने वाला तो मैंने इन तमाम चीजों से, यानी कि उन तमाम सफरों का फायदा एक ये भी हुआ कि मुझे लोकल इकोनॉमी देखने को मिली कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह का है, क्या अपॉर्चुनिटी है नहीं है, किस तरह का है। तो ये बैंक इस्लामी उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी। एक्सपेंशन के अंदर आपकी बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। जी जी, ब्रांच एक्सपेंशन में मेरी जो इनपुट थी वो बहुत हैवी होती थी। हाँ। और एंड आई वाज ओपन टू न्यू आइडियाज आल्सो। और टेक्नोलॉजी साइड पे, टेक्नोलॉजी साइड नहीं, यानी कि इवन के नई नई जगह, जैसे एक जगह नॉर्दर्न एरियाज में थी, तो वो वहाँ पे एक हमारे एरिया जो मैनेजर था, उसने इनाम, वो चित्राल में होता, तो उसने मुझे बोला कि फला जगह ब्रांच खोल लें। तो मैंने उससे पूछा कि पॉपुलेशन के डायनामिक्स क्या है, तो उसने बताया। तो मैंने कहा वहाँ पे कौन इस्लामिक बैंकिंग करेगा? कहता है इसीलिए तो करेगा क्योंकि सब एक कम्युनिटी रहती है, वो डरते हैं कि उनको एक दूसरे के पैसे ना पता लगे। तो मैं स्टाफ चित्राल से भेजूंगा, एंड श्योर इनफ द ब्रांच डिड वेरी वेल। अच्छा। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। कम्युनिकेशन जो है, एक अच्छे प्रेसिडेंट सीईओ को नीचे से भी इंटेक लेना चाहिए, बल्कि सिर्फ ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन ना हो। जी हाँ, बल्कि जो नीचे के जो लोग हैं, तो एक एडवांटेज ये था कि मुझे खुद एक ज्योग्राफी बड़ी अच्छी पता थी, और एक फिर ये भी था कि मैं आई वाज ओपन टू ऑल दीज सजेशंस। तो हमारा नेटवर्क मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग कि जो बैंक इस्लामी का नेटवर्क था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था, जिसमें मेरे जो कोलीग्स थे स्पेशली दे गिव एन एक्सीलेंट इनपुट, जिससे हम ये तमाम काम कर सके। लेकिन बुलगामी साहब, क्या आपके ख्याल में यहाँ माशाल्लाह जैसे अपने मेमार में उसको बड़ी जमीन खरीद के बनाया और कई जगहों पे आपकी ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, हेड ऑफिस के सिलसिले में कोई आपका फैसला सही था क्या? 100% हेड ऑफिस में बहुत जबरदस्त फैसला था। अच्छा। हेड ऑफिस का फैसला ये था कि जो डॉल्मेन जहाँ पे हमने जी मिडिल में है, वो हमने तो वो जब जगह ली तो कुछ था ही नहीं, बल्कि जो मॉल का जो मेन लॉबी है वहाँ पे तो हम गाड़ी खड़ी करते थे। और बैंक इस्लामी ने उस पर जगह दी 3200 रुपए स्क्वायर फुट। इसकी जगह कौन सी हो? लेकिन यूं मैं कह रहा हूँ जैसे कि मीजान का मीजान हाउस है, एमसीबी टावर है, यूबीएल टावर है। नहीं, तो वो तो बैंक इस्लामी के पास हमेशा ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी बेच के कोई अपनी बिल्डिंग बना ले। मगर जो एग्जीक्यूटिव टावर है डॉल्मेन में, वो मतलब बैंक इस्लामी तकरीबन उसका 80% तो बैंक इस्लामी के पास आ ही चुका है। वो मतलब वो डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त था कि इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको कंपेयर किया हमेशा मीजान टावर से, जो माशाल्लाह उनके हर शहर में बन रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद। नहीं, वो बहुत अच्छा है, और उनको बैंक इस्लामी को भी अगर उनको सूट करता है या उनकी स्ट्रेटजी में है तो ये करना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बैंक इस्लामी में आपका सफर कैसे खत्म हुआ, और उस वक्त आपके वालिद के क्या तासुरात थे जिनके कहने पे आपने बहरैन की जॉब को छोड़ के बैंक इस्लामी की जॉब ली थी? मेरे जो बैंक इस्लामी में ना, मैं खासे अरसे से छोड़ना चाहता था।
और वो मगर कोई वजह होती थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता था। तो मतलब इनफैक्ट 2014 से मैं बहुत एक्टिवली सोच रहा था कि इसको मतलब कैसे मतलब ये, क्योंकि मुझे कुछ और करना था, मेरा ख्याल था कि तो वो हो नहीं पाता था फॉर वन रीज़न और अनदर। तो बहरकैफ 2017 में मैंने रिक्वेस्ट की अपने चेयरमैन से कि हम एक टाइम बाउंड प्लान के हिसाब से इसको कर सकें। तो अगस्त 2017 में भी एग्रीड कि ये होगा, और फिर उनको 6-8 महीने लगे एक सक्सेसर ढूंढने में, और फिर मैं 6 महीने वो मेरे साथ रहा, और फिर 6 महीने मैं उसके साथ रहा, तो ये हुआ। तो मेरे वालिद को बहुत आखिर में पता लगा जब मैं छोड़ चुका था, और उनको इस बात की फिक्र हुई कि मैंने ये क्या काम किया। मैंने उनको बताया कि मुझ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है अब, और मैं क्या स्ट्रेस के अंदर एक स्ट्रेस वो नहीं था खादिम अली शाह बुखारी वाला? वो भी था, वही, बल्कि आखिर में तो बहुत ज़्यादा था कि वो बदकिस्मती से एक प्रोफेशनल डिसीजन जो था उसको आप सुप्रीम कोर्ट से जीत भी गए, फिर भी आपको जेल में डाल दिया गया। जी, मैं और मेरे और जो साथी थे जी। तो हमें इस बात का बड़ा मतलब मुझे बहुत अफसोस था कि ये किस किस्म की घटिया हरकतें होती हैं। तो पॉलिटिसाइज कर दिया गया, पॉलिटिसाइज कर दिया गया, और तो उसमें वो बिल्कुल डेफिनेटली था कि वो मेरे बहुत बुरे आखिरी 1.5-2 साल गुजरे कि मुकदमेबाजी, फजूल की मट स्लिंगिंग, झूठे इल्जामात, और मतलब अब आदमी की एक तबीयत भी होती है, मतलब मेरी तबीयत ऐसी है कि अगर कोई चीज़ है तो है, मैं उसको डिफेंड करूंगा फिर। तो रातों को जाग जाग के हम उसके मेरा सवाल यही था कि आपके बैंक इस्लामी को चूज करने में आपके ब्लेसिंग हासिल थी आपके फादर की, तो जब वो सारे मसाइल शुरू हुए उनको नहीं बताते ये। अच्छा। वो मेरे वालिद जो थे आखिरी कुछ सालों में जो थे वो उनको सुनाई ऊंचा देता था, और वो आला लगाते नहीं थे, तो वो टीवी फ्लिप किया करते थे। तो मतलब उन्होंने खुशकिस्मती से उन जो अगर वो प्रोग्राम चल भी रहा था तो जब सुना नहीं। एक आध दफा ये हुआ कि मेरी बहन ने अपनी मासूमियत में उनको कुछ बोल दिया। तो मगर वो अब्बू को आखिरी वक्त तक बहुत आखिर में जाके पता लगा कि क्या हुआ था। और तो खैर उस वक्त तक जो है वो बैंक इस्लामी का चैप्टर क्लोज हो चुका था। और तो मतलब मैंने बैंक इस्लामी 31 मार्च को मेरी आखिरी वो थी 2019 में, और 3 जून को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो उसमें कोई 2-3 महीने का ही टाइम था जिसमें 2 महीने बहुत बीमार रहे थे। मगर ये जरूर है कि मई 2019 में ग़ालिबन ये 2 या 3 मई की बात है, अस्पताल में थे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे रोक के गलत किया। तो मैंने कहा कि अब तो जो होना है हो गया, अब तो ये है कि जो था वो है। अच्छा, कभी कभी आपने भी सोचा कि यार मैं कहाँ लगा दिए इतने साल, अगर मेरे साथ ये खामखा आखिर में ये एक बेतुके और बिल्कुल झूठे इल्जामात का है? ऐसे तो कई दफा लगे, और मतलब वो ये कहना चाहिए कि कीचड़ ज्यादा उछला गया। जी जी। और सोचा मतलब वो बात होती है, मगर वो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ज़माना ही ये मिला है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ। सही बात। यही मुल्क मिला है, यही ज़माना मिला है, तो मैं इस पर क्या अपना दिल कुढ़ाऊँ। जो अपना आदमी अपना जो बेहतर डिलीवर कर दे, अपना बेहतर डिलीवर करना है कर दे, बाकी रिजल्ट नताइज है तो अल्लाह मियां का काम। मतलब ऐसे भी मुसलमानों में लोग पैदा हुए जो बगदाद में रहते थे, वो हलाकू के हमले का ज़माना था, और ऐसे भी जो फ़लस्तीन में पैदा हुए, जो आज फ़लस्तीन में पैदा हुए। तो आप क्या अपनी किस्मत को रोएं और क्या करें। तो आपको तो जो बेहतर से बेहतर है आप वही काम कर सकते हैं। आफ्टर बैंक इस्लामी जो है वो मेरा एक प्लान था कि मुझे कुछ करना है टेक्नोलॉजी में। मतलब वो 3-4 बल्कि बैंक इस्लामी छोड़ने के 3 दिन बाद ही बराबर हो गया मुख्तलिफ वजहों से, जिसमें सियासत शेयर कर ले, वो मतलब वो सियासी बात हो जाती है। अच्छा। तो वो मतलब वो मुफ्त के झूठे इल्जामात ये वो ना। तो मैंने खैर उस पर वो नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं 1 साल कुछ नहीं करूंगा। अच्छा। कि जानबूझ के मैंने कहा मैं 1 साल कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, आप पास करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे मालूम है कि सेहत के बड़े शौकीन जी, वो यानी कि मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं करूंगा ना। ख्याल है पाकिस्तान की भी कोई जगह नहीं छोड़ी, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा, कनाडा नहीं छोड़ा। तो मैं यानी कि मैं कोई प्रोफेशनल काम नहीं करूंगा। सही है। तो मैंने 1 साल इकट्ठा हो गया। हाँ, मैंने नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। तो मैं अब किताबें पढ़ूंगा, घूमूं फिरूंगा, सोऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बैठूंगा सारे दिन। तो मैंने 1 साल कमाल करूंगा, जो कुछ ही करते हो कमाल करते हैं। हाँ, तो ये तो 1 साल मैंने ये किया जी। फिर 1 साल बाद जरा सोचना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आना शुरू हुआ, तो कोविड हो गया।
हाँ, तो उस जमाने में बहुत फायदा हुआ कि टाइम था, मैंने रिसर्च की, ये क्या वो क्या। सही। तो फिर मैंने एक लाइन चूज की कि मुझे इसमें काम करना है, और वो नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की थी कि सही। फल सब्जी जड़ी बूटियां इनकी प्रोसेसिंग करना, कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खानों में और दवाओं में और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हो सके। ये आपका करंट पेशे ये मेरा करंट वो है। मुझे इन चीज़ों का थोड़ा बहुत शौक भी था, फिर जी, मैंने जी। कुछ मजीद पढ़ भी लिया। तो अब जो है मेरा जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वो ये है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन है और हमारी कंपनी बायोमज़दर पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान का पहला बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। हम काम करते हैं फूड, फार्मा और कॉस्मेटिक्स के सेक्टर में, नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में। तो हमारे ऑलियो रेजन्स हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, कॉन्सनट्रेट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, एरोमा है, कलर है। उसके बाद खुश्क किए हुए फल और सब्ज़ी हैं, उनके पाउडर हैं, स्प्रे ड्राइड पाउडर है, और एसेंशियल ऑयल्स हैं, और फ्राइड प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ। तो काफ़ी बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। चलिए मैं हाल इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी तो जी। लगता है कि बातें भी होनी शुरू हुई है। जी तो थोड़ा फिर अगले किस्म में जी, इंशाल्लाह। ठीक है।